गुड इवनिंग बच्चों, सक्सेस पॉइंट एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक +2 क्लास से इकोनॉमिक सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 हम आपको करवाने जा रहे हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय तथा उसके संबंधी समुच्चय। मीन्स राष्ट्रीय आय क्या है और उसके संबंधी समुच्चयों के बारे में हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक है इसके अंदर, मैं उन सभी को डिस्कस करूंगा आपके बीच में। लेकिन आज जिसके ऊपर हमें लेक्चर बनाना है वो है राष्ट्रीय आय की अवधारणा। अब देखिए जो और कौन कौन से टॉपिक हैं इसके अंदर, इन दिस चैप्टर हम डिस्कस करते हैं इन टॉपिक्स को राष्ट्रीय आय और उसके संबंधी समुच्चय में। देखिए जो हमें टॉपिक डिस्कस करने हैं आज, जो हम टॉपिक करेंगे वो है राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा। और नेक्स्ट टॉपिक इसका है आय की घरेलू तथा राष्ट्रीय अवधारणा। मीन्स घरेलू उत्पाद की सकल और निवल, मीन्स निवल और शुद्ध दोनों एक ही बात है, अवधारणाएं पढ़ेंगे। इसके बाद है बाजार कीमत तथा कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, मीन्स घरेलू उत्पाद पर भी हम टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद इसके समुच्चय हैं। और इसके बाद मौद्रिक तथा वास्तविक जीडीपी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जीडीपी तथा कल्याण, वेलफेयर्स, ये चीज़ हम इन सभी टॉपिक एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास वो है राष्ट्रीय आय की अवधारणा। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय की अवधारणा। आगे हम इस प्रकार से टॉपिक करते रहेंगे, जिस प्रकार जैसे आगे हमारा है आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय की इसका अर्थ है राष्ट्रीय आय वह आय होती है जो एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कुल आय के जोड़ को, कारक आय के जोड़ को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। इस परिभाषा के अंदर दोबारा से पढ़िए, परिभाषा क्या है? एक राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाती है। इस परिभाषा के दौरान हमारे पास दो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं। एक आया है कारक आय और दूसरा है निवासी, सामान्य निवासी। दोनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे, सामान्य निवासी को भी और कारक आय को भी। कारक आय क्या है? कारक आय जिसका अर्थ जो कारक सेवाओं या उत्पादन के कारकों के बदले में हमें प्राप्त होती है उसे कारक आय या कारक भुगतान भी कहते हैं। ठीक है। कारक सेवाएं मीन्स जिन साधनों से हम सेवाएं कर रहे हैं, जिनके अनुसार हमें जो है एक आय प्राप्त हो रही है। जैसे श्रम है, पूंजी है, भूमि है, उद्यमी है। मीन्स उद्यमी क्या चाहेगा? लाभ चाहेगा। भूमि से क्या मिलेगा? लगान मिलेगा या किराया मिलेगा। या फिर पूंजी यदि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी बैंक में या किसी सरकार को दे रहे हैं, उसके बदले में जो ब्याज मिलेगा वो क्या है? कारक आय ही है, कारक आय है। पूंजी क्या हो गया? एक कारक सेवा ही होगी। और श्रम जो मजदूर है, मीन्स मजदूर दो प्रकार से होते हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी तो होता है जो एक जगह लगा हुआ हो, जैसे उसको क्या देता है, क्या मिलता है? वेतन मिलता है। और जो अस्थायी मजदूर होता है उसे हम जो कारक आय के रूप में देंगे वो क्या है? मजदूरी होगी। और इसके अंदर ये सभी क्या है? कारक सेवाएं हैं। कारक सेवाएं मीन्स उसका उत्पादन के कारक भी बोल सकते हैं, साधन बोल सकते हैं। और इसको बोल सकते हैं कारक आय को क्या बोल सकते हैं? कारक आय को कारक भुगतान भी कहा जा सकता है। और इन चारों साधनों के बदले में जो हमें इस प्रकार से आय प्राप्त होती है उसे हम कारक
आय कहते हैं। ठीक है। अब है सामान्य निवासी। सामान्य निवासी क्या होता है? जिसका अर्थ है एक सामान्य निवासी वह व्यक्ति होता है जो साधारणतः संबंधी देश में निवास करता है और उसकी आर्थिक रुचि उसी देश में केंद्रित होती है जिस देश में वो काम करता है, रहता है। आर्थिक रुचि भी उसकी उसी देश में केंद्रित होती है। नंबर 2 बात इसके अंदर है, 1 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए वहाँ निवास करता है तो वह सामान्य व्यक्ति कहलाता है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी है। चलिए आज हम सामान्य निवासी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उनको डिस्कस करते हैं, कौन कौन से सामान्य निवासी हो सकते हैं। नंबर 1 है व्यक्ति तथा संस्था एक सामान्य निवासी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर दूसरा पॉइंट आया है कि ज़रूरी नहीं है कि सामान्य निवासी उस देश का नागरिक हो। जिस देश का वह सामान्य निवासी है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका नागरिक भी हो, उसी देश का नागरिक है वो। जैसे इसके ऊपर मैं एक उदाहरण दूंगा मेरा खुद का। जैसे मैं मान लेते हैं किसी देश में काम कर रहा हूँ, किसी अमेरिका में, मान लें अमेरिका देश में काम कर रहा हूँ, तो मेरे को 1 साल से अधिक वर्ष वहाँ पर हो गया है, तो मैं उस देश का सामान्य निवासी तो हूँ बट उसके नागरिक नहीं हूँ। तो इस प्रकार से ज़रूरी नहीं है कि उसी देश का नागरिक हो जिस देश का वह सामान्य निवासी है। नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे WHO, IMF देश के सामान्य निवासी नहीं माने जाते। हाँ, इनके अंदर जो संगठनों के अंदर जो काम करने वाले भारतीय हैं तो भारत के सामान्य निवासी माने जाते हैं। यदि विदेशी पदाधिकारी, नंबर 4 है विदेशी पदाधिकारी है तो सामान्य निवासी नहीं माने जाते। विदेशी पदाधिकारियों को भी सामान्य निवासी नहीं माना जाता है। कूटनीतिज्ञ सशस्त्रों को भी सामान्य निवासी नहीं माना जाता है। कूटनीतिज्ञ जैसे मान लेते हैं कोई सशस्त्र सैनिक है, कोई भी सैनिक है, हमारे देश की सीमा पर जो कार्य कर रहा है, देश की रक्षा कर रहा है, लेकिन वो उस देश का सामान्य निवासी नहीं होगा, नहीं माना जाता है। खेलकूद के लिए और मनोरंजन के लिए कोई भी यदि आदि इन सभी कार्यों के लिए यदि चिकित्सा के लिए, इलाज के लिए आया हुआ है, अध्ययन के लिए आया हुआ है या फिर खेलकूद के लिए, मनोरंजन आदि के लिए आदि को सामान्य निवासी नहीं माना जाता है। इनसे जो हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा, जो व्यक्ति और संस्था सामान्य निवासी हो सकती है, और नंबर 2 पढ़ा हमने ज़रूरी नहीं कि सामान्य निवासी ही उस देश का नागरिक भी हो, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मुद्रा कोष यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देश के सामान्य निवासी नहीं माने जाते हैं, बल्कि इनके अंदर काम करने वाले उस देश के नागरिकों को हम सामान्य निवासी बोल सकते हैं। विदेशी पदाधिकारियों को सामान्य निवासी नहीं माना जाता है। कूटनीतिज्ञ और सशस्त्रों को भी सामान्य निवासी नहीं माना जाता। चिकित्सा, अध्ययन, खेलकूद, मनोरंजन आदि को सामान्य निवासी नहीं माना जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं भारत के सामान्य निवासी और गैर निवासियों के उदाहरण। भारत के सामान्य निवासी कौन से हैं? भारत में स्थित विदेशी दूतावासों में काम करने वाले भारतीय भारत के सामान्य निवासी होंगे। भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य में काम करने वाले भारतीय सामान्य निवासी होंगे भारत के। और भारतीय में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में काम करने वाले स्थानीय लोग भी भारत के सामान्य निवासी कहलाएंगे। शेष विश्व में भारत का राजदूत भी क्या कहलाएगा? भारत का सामान्य निवासी। भारत में 1 वर्ष की अवधि के लिए रह रहे विदेशी नागरिक भारत के सामान्य निवासी होंगे, अध्ययन और चिकित्सा को छोड़कर। इसी प्रकार से गैर निवासी। आगे देखिए भारत के गैर निवासी। कनाडा और जापान में स्थित भारत के दूतावासों में काम करने वाले विदेशी कहलाएंगे
भारत के सामान्य नागरिक नहीं कहलाएंगे। भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले विदेशी भारत के सामान्य निवासी नहीं होंगे। और भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में के कार्यालय में काम करने वाले जर्मन निर्देशक यानी कि विदेशियों को हम भारत के सामान्य निवासी नहीं कह सकते। भारत में शेष विश्व का राजदूत भारत का सामान्य निवासी नहीं होगा। यदि शेष विश्व में भारत का राजदूत है तो भारत का सामान्य निवासी होगा। 1 वर्ष की अवधि से कम समय के लिए भारत में काम कर रहे विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ भारत के सामान्य निवासी नहीं होंगे। 1 वर्ष की अवधि से कम अवधि के लिए 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए काम कर रहे भारत में विदेशी जो है भारत के सामान्य निवासी नहीं होंगे। और यदि 1 वर्ष की अवधि के लिए काम कर रहे विदेशी नागरिक भारत में हैं तो भारत के सामान्य निवासी होंगे। लेकिन उनको छोड़कर जो अध्ययन यानी कि पढ़ाई कर रहे हैं या चिकित्सा इलाज के लिए आए हुए हैं उनको छोड़कर भारत की सारे के सारे क्या होंगे, भारत के सामान्य निवासी होंगे। इस प्रकार आपका ये चैप्टर था, दोबारा से आप रिवीजन कर लीजिएगा इसको। तो धन्यवाद।